क्या है इस वक्त? देखिए, ऑटो पे हमारा व्यू सकारात्मक है। आई थिंक अगर हम बहुत हाई लेवल पे बात करें, तो सबसे पहला आंकड़ा जो हमारे सामने आता है, वो है ऑटो क्षेत्र का पेनिट्रेशन। हम पेनिट्रेशन को ज़्यादा करके ऑटो क्षेत्र में कार्स पर 100 पीपल के तौर पे उसका आकलन करते हैं। हिंदुस्तान में वो फिगर इस वक़्त है 3 कार्स पर 100 पीपल, इसको आप 3% पेनिट्रेशन भी मान सकते हैं। अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो ये आंकड़ा करीबन 15% है। विकसित देशों में ये आंकड़ा 40-50% के करीब है। आप ये ज़रूर इससे देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ऑटो क्षेत्र आने वाले कई दशकों के अंदर एक ग्रोथ सेक्टर के रूप में सामने आएगा और अपॉर्चुनिटीज हमारे पास रहेंगी। 2 से 3 कंपनीज ऐसी हैं जिसमें से मारुति है, हुंडई है, एक आधी कंपनी और है जिन्होंने हिंदुस्तान के लो कॉस्ट स्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटी को बहुत बढ़िया तरीके से अपने ओवरऑल बिजनेस प्लान्स में शामिल किया है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जरूर रहेंगी, लेकिन एट द सेंटर ऑफ द ऑटो सेक्टर इन इंडिया हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूं कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। न्यूक्लियस वही रहेगा और हमें लगता है कि पेनिट्रेशन की वजह से ये मल्टी डेकेड ग्रोथ स्टोरी सामने रहेगी। यहाँ पे ये जरूरी है कि आपको बाजार के और कस्टमर प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं मॉडल्स लॉन्च करते रहने हैं। हो सकता है कि हाइब्रिड्स अगले 5 से 10 साल हिंदुस्तान में अच्छा करें, हो सकता है 10 साल के बाद प्योर इलेक्ट्रिक्स हिंदुस्तान में अच्छा करें। तो आपको कहीं ना कहीं R&D पे अपना जोर देना है और आपको मार्केट के साथ मूव करना है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के साथ मूव करना है। जी ओके, तो चलिए ये आपकी राय सेक्टर पर। आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब आज, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में हमने वापस एक करेक्शन देखा है लार्ज कैप आईटी में। जी देखिए, आईटी में लॉन्गर टर्म व्यू अगेन हमारा सकारात्मक ही है। मैं इसको एक सेंटेंस में डिफाइन करना चाहता हूं, वो है कि वी आर लिविंग इन एन आईटी एज टुडे। मुझे लगता है ये आईटी एज शायद 20-30 साल पहले कभी शुरू हुई थी, मे बी 80 के दशक में शुरू हुई थी। और एवरी बिजनेस इंक्लूडिंग जो मैं कॉल आपके सामने अभी कर रहा हूं, एवरी बिजनेस इज बीइंग इम्पैक्टेड बाय आईटी। आईटी का योगदान हर क्षेत्र में है, हर कंपनी में है, हर इंडिविजुअल की लाइफ में है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आज नहीं फोर्सी कर सकते, लेकिन आज के 10 साल में वो बहुत कॉमन चीजें हो जाएंगी और वो सब टेक्नोलॉजी ही अनेबल कर रहा है। तो आईटी कंपनीज और खासकर सर्विसेज कंपनीज, हमारे देश में ज्यादा करके आईटी कंपनीज सर्विसेज कंपनीज हैं। विद एवरी न्यू टेक्नोलॉजी वेव इनको कहीं ना कहीं इनके ग्रोथ में इनको इजाफा मिलता है, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इनोवेट होती है, जैसे आज से 7-8 साल या 10 साल पहले क्लाउड हुआ था, फिलहाल लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब भी विकसित देशों में खास करके उसका इजाद होता है, उसके बाद सर्विसेज कंपनीज जाके इन टेक्नोलॉजी को अपने क्लाइंट्स के यहाँ जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए मजबूत रहेगी। हम एक आईटी युग के अंदर इस वक्त जी रहे हैं। देखिए, हर 3 महीने में 6 महीने में अप्स एंड डाउन जरूर लगे रहेंगे। मार्केट, जैसा कि आप मेरे से बेहतर जानते हैं, कोई भी फैक्टर को लेके प्रभावित हो सकता है और वो फैक्टर 3-6 महीने के लिए प्राइसेस का रुख एक तरफ या किसी दूसरी तरफ रख सकता है। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है हम आईटी क्षेत्र में। जी मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ कंसर्न्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आपकी इजाजत हो तो त्यागी साहब, सीएलएसए ने भी इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली, कई सारे स्टॉक्स पर थोड़ा सा सेल कॉल दिया है। उसका एक अंश हमारे दर्शकों के सामने भी पेश कर देते हैं। दीपाली हमारे साथ हैं वो डिटेल्स के साथ। ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने इंडियन आईटी जायंट्स को डाउनग्रेड किया है और टीसीएस एचसीएल टेक की रेटिंग अंडर परफॉर्म से घटाकर सेल की है। वहीं विप्रो और एल&टी माइंट्री की सेल रेटिंग को रिटेन किया है। सीएलएसए का मानना है कि नवंबर से लेकर अब तक यानी पिछले 4 महीनों में निफ्टी आईटी इंडेक्स ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। 23% निफ्टी आईटी इंडेक्स चला है और निफ्टी 50 को भी बाय 10 परसेंटेज पॉइंट्स आउट परफॉर्म किया है। और इस तेजी के पीछे 2-3 इंपॉर्टेंट रीजन रहे हैं। एक तो यूएस की बॉन्ड यील्ड जो कि सॉफ्टन हुई है बाय 50 बेसिस पॉइंट, साथ ही हाइपर स्केलर्स की तरफ से जो डिमांड कमेंट्री रही वो इंप्रूव होती हुई दिखी, और एआई को लेकर जो हाइप बना हुआ है, साथ ही एनवीडिया की रैली से भी सपोर्ट मिला है पिछले 4 महीने की तेजी को। हालांकि अब सीएलएसए का मानना यह है
कि बैंकिंग, रिटेल या फिर जो टेलीकॉम, जो कि की वर्टिकल्स है इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, इन वर्टिकल्स की परफॉर्मेंस को लेकर जो आउटलुक है वो 2024 वो 2023 आउटलुक से ज्यादा अलग नहीं है, इसीलिए शायद वो इस रैली पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। सीएलएसए ने एक चीज और हाईलाइट की है और जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जितने भी ग्लोबल आईटी कंपनीज ने कैलेंडर 2024 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जारी की है, चाहे वो कॉग्निजेंट हो, जेनपैक्ट हो, ग्लोबेंट हो, उन्होंने इन वर्टिकल्स की परफॉर्मेंस पर बातचीत नहीं की है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी पैरामीटर्स को देखते हुए ये गाइडेंस जारी की है, जिस पर सीएलएसए को भरोसा कम है। साथ ही सीएलएसए का मानना यह भी है कि वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो चुकी हैं और वो आगे की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं, इसीलिए उन्हें डर है कि जो आगे के एस्टिमेट्स होंगे वो डाउनग्रेड हो सकते हैं, जो कि अर्निंग एस्टिमेट्स हो सकते हैं। सीएलएसए का मानना है कि एचसीएल टेक, इन्फोसिस जब अप्रैल 2024 में ग्रोथ गाइडेंस देंगे जो कि मिड सिंगल डिजिट में रह सकती है, जो कि एक नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगी और शायद इन्हीं रीजंस की वजह से सीएलएसए ने इंडियन आईटी जायंट्स को डाउनग्रेड किया है। तो क्लियरली एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एक डाउनग्रेड आता हुआ सीएलएसए का और उन स्टॉक्स में दबाव भी बनता दिखाई दिया है। यहाँ से अगर पिवट करें और बैंक्स और एनबीएफसीज की स्पेशली बात करें, त्यागी जी, यहाँ पर आप किस तरह से पोजीशनड है, क्योंकि सरकारी बैंकों में एक बहुत तगड़ा मूव आने की पूरी उम्मीद थी, वो स्क्रीन पर भी दिखाई दिया। कुछ देर पहले हम वो खबर भी पढ़ रहे थे कि ब्लूमबर्ग दरअसल भारत को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में 2025 से जोड़ने वाला है। इसका भी कुछ इम्पैक्ट ऑफ कोर्स बॉन्ड प्राइसेस पर आगे आएगा, ओवरऑल सरकारी बैंकों के सेंटिमेंट पर आएगा। ये जगह क्या अब एकदम राइप है नई पोजीशंस, नई खरीदारी के लिए? जी देखिए, हमारा मानना इससे थोड़ा सा अलग है। हमारा मानना ये है कि जहां तक एग्जीक्यूशन की बात है, जहां तक सर्विस डिलीवरी की बात है, प्राइवेट क्षेत्र के बैंक कहीं ज्यादा बेटर पोजीशन है और मार्केट शेयर गेन जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का वो जारी रहेगा अभी भी, और पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक क्षेत्र के बैंक्स जो है मार्केट शेयर अपना लूज करते रहेंगे। कस्टमर प्रेफरेंस कहीं ना कहीं, अगर आप हिंदुस्तान में हर चीज को हम युवा के माध्यम से आकलन करने की कोशिश करते हैं, जो देश का युवा है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ जुड़ना चाहता है। एट द सेम टाइम अगर आप टैलेंट की बात करें, टैलेंट भी कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ ही ज्यादा जुड़ना चाहता है। तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत जरूरी है कि आप बहुत बेहतरीन एक टीम खड़ी करें जो बेहतरीन सर्विस दे सके। हमारा ये मानना है कि सर्विस क्वालिटी विल बी बेटर विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, देयरफॉर उनका जो है मार्केट शेयर गेन जारी रहेगा। और जहां तक वैल्यूएशंस की बात है, तो जो चौंका देने वाली चीज है वो ये है कि इस वक्त, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, बाजार अपने एवरेज स्तर से हमारे हिसाब से करीबन 25 से 30% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। और उस बाजार, इस फिलहाल जो बाजार है उसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो एवरेज से कहीं ज्यादा लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और मैं समझता हूं कि ये ना केवल बहुत बेहतरीन बैंक्स हैं बल्कि बहुत बेहतरीन कंपनीज हैं हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट जगत के अंदर, ये जो है अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से करीबन 25 से 30% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत स्पष्ट है और एक तरह से बहुत एक सरल डिसीजन है कि फिलहाल वेल मैनेज बैंक्स जो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, उनमें जो है एक पॉजिटिव रुख और एक सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है। एंड होपफुली लॉन्ग टर्म के अंदर